हम लोग पहले शुरू करते हैं जो पिछले एपिसोड में बजर मचा है उससे, कि डीसीयू को लेके हमने जो अपने बयान दिए, हमने जो अपने तथ्यों को रखा, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने फैक्ट स्पिट किया है, तो इसको लेके जो कमेंट्स आए हैं इस पे प्रशांत भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहोगे? लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, इस वाले प्रश्न का स्पेशल गेस्ट मैं हूँ। ठीक है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम अ मेनेस टू सोसाइटी। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स कई लोग ऑफेंड हुए, कई लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन जैक स्नाइडर जी के विजन को लेके मैंने जितनी बातें कही है मैं उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस अपने वाले ओपिनियन पे मैं अभी भी अड़ा हूँ। ठीक है भाई, वो मैं चेंज नहीं करने वाला। रही बात जैक स्नाइडर जस्टिस लीग वाले की, ठीक है, तो वो बात अभी भी तथ्य है भाई लोग, कि डार्क साइड को पता था यहाँ पे है एंटी लाइफ इक्वेशन। ठीक है, फिर पता नहीं कैसे वो बंदा एड्रेस भूल जाता है। अब पता है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, कि जब तुम इतू से ब्रह्मांड में, क्योंकि जिस लेवल का सिविलाइजेशन न्यू गॉड्स का है, एक यूनिवर्स उन लोग के लिए बस एक सेक्टर के समान है किसी एरिया के। उस जगह में आप एक प्लेनेट को नहीं ढूंढ पाते, तो फिर आप काहे के कॉन्करर हैं? ठीक है, यहाँ पे सबसे एक बड़ा चीज सवाल। ऐड करें। और हाँ, लेकिन इसी से बिट्टू रिलेटेड भाई है। को बिल्कुल बिट्टू भाई बोलेंगे, क्योंकि इस पे भी आया है कि अबे तू बिट्टू भाई को बोलने का मौका दे। अरे है अरे तो अरे बिट्टू भाई की बात बोलिए, बिट्टू भाई। मेरा कहना इतना ही है कि आपने जो कहा उस पे एक चीज और ऐड किया जा सकता है, वो ये है कि आप जब भी किसी जगह पे जाते हो ना, तो अब वो एडवांस स्पेसशिप है, ठीक है, तो उसमें वो ट्रेवल लॉग जैसा भी तो कुछ होगा ना, कि आखिरी प्लेनेट कहाँ गए थे, तो वहीं पे जाना था और फिर दोबारा आके आपको ये करने का था। सिंपल सा लेकिन काम। अगर जिन्हें लगता है कि शायद से हम वहां पे फैक्ट से डिस्प्लेस हो रहे हों, ठीक है, तो अशरफ वीडियो चला दे भाई, या एक सेकेंड। कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो चलाते ही, खटाखट वीडियो यहाँ नहीं प्ले करेंगे, यहाँ प्ले नहीं कोई करेंगे। ना कोई ना, ठीक है। भाई काट के रखा है तू लोग। As Darkseid waged war on Earth, we found a secret there, a power hidden in the infinity. तो यहाँ पर डायलॉग मैं बताता, डायलॉग क्या है यहाँ पे, कि जब डार्कसाइड अर्थ पे आया इन्वेड करने, तो ही फाउंड अ सीक्रेट हियर, अ पावर हिडन इन द इन्फिनिटी ऑफ स्पेस। समझे? तो ये जो मेंशनिंग था, ये तुम्हारा एंटी लाइफ इक्वेशन का ही था, जो कि नरेटेड बाय डायना, जो बैक स्टोरी सुना रही होती है उस टाइम का है। हमने बोला था कि डार्कसाइड ने बोला कि आई फाउंड इट, लेकिन वो चीज नहीं था, लेकिन ये चीज था। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि कमेंट में था, बिट्टू भाई किन चूतियों के पीछे बैठे हो भाई बीच में? मैं तो अकेले बैठा हूँ भाई। और दूसरा अरे चीज भाई, भाई, ये- मैं ये- एक बात जानना चाहता हूँ। लेट अस अज्यूम कि जिस यूनिवर्स में क्रिप्टोनियंस बिलोंग करते हैं, उसी यूनिवर्स, या फिर वैसे तो भाई कॉमिक में जहाँ पे न्यू गॉड्स रहते हैं, एपोकलिप्स जो है, वो किसी भी नॉन स्पेस एंड टाइम वाले रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, वो एक अलग ही एग्जिस्टेंस है। आउटर रियल। लेकिन अगर मान के चलते हैं भाई इसमें, अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में, कि चलिए वो इसी नॉन प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में क्रिप्टॉन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन और एम्पायर आप कह सकते हैं। मैन ऑफ स्टील में दिखाया गया था कि क्रिप्टॉन के नए काउंसिल से पहले क्रिप्टॉन एक गैलेक्टिक एम्पायर था, जो ऑलमोस्ट स्पेस में कॉलोनीज बनाता था इन्वेड करके। और डार्क साइड का कहना है कि मैंने इतने सालों में आई हैव कॉन्कर्ड थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स इनटू डस्ट। तो क्या डार्क साइड का भिड़ंत क्रिप्टोनियंस से हुआ था या नहीं? वही होगा। अगर हुआ था और क्रिप्टोनियंस अभी तक सरवाइव कर रहे थे अपने गैलेक्टिक एम्पायर्स के साथ, तो ये कहीं ना कहीं खुद एक क्वेश्चन है डार्क साइड के कॉन्करर होने के ऊपर। ठीक है, तो जितना हुआ जैक स्नाइडर ने इतने साल तक बनाया। सबसे पहला बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ, मेरा जो वो पॉइंट था भाई ये कहने का कि मुझे क्या नया दिखा दिया गया उस मूवी में, कोई ये बता दे, वो बस इसलिए था क्योंकि वेरो पे जैक स्नाइडर ने खुद ये कहा था कि जितनी चीजें तुम लोगों ने थिएट्रिकल कट में देखा और जितने पोस्ट आर्ट वर्क्स स्टोरीज के फोटोज में पिछले 2-3 सालों से मैं डाल चुका हूं, दैट इज ओनली टिप ऑफ एन आइसबर्ग विच यू हैव सीन।
आप इतना ज्यादा हवा बनाते हो, ये है आपका टिप ऑफ द आइसबर्ग। 10% आपको आइसबर्ग दिखती है, 90% अंदर है। यानी जो छुपा हुआ है वो 9 गुना है जितना आपने ऊपर देखा है। हमने थिएट्रिकल कट देखा, हमने 3 साढ़े 3 साल तक उनके पता नहीं उन्होंने कितने पोस्ट्स और कितने क्या क्या डाले, वो अगर मैं 10% मानूं, यानी आपको उससे 9 गुना उस मूवी में कुछ दिखाना था। 9 गुना क्या था? फ्लैश कबर खोद रहा है सुपरमैन की, और वहां पे वो बात कर रहे, वो सीन तो इतना ऑब्वियस था कि वो कोई भी समझ जाएगा कि अगर वो डेड बॉडी ला रहे सुपरमैन की तो वो उसके कबर से ही निकाल के लाएंगे। बिल्कुल। आप 10% बोल के आप खुद ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आपका डार्क साइड ढूंढने के बाद भी वो कंफ्यूज है इतने सालों से कि अरे ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो रे साजना, कहाँ गया मेरा एंटी लाइफ इक्वेशन। यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। ठीक बोलो है। बोलो भाई। मेरा अभी वो पोस्ट याद तो नहीं हमको उतना ठीक से, लेकिन ये इतना याद है कि वो किया था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपके ये तथ्य से, कि उन्होंने जो कहा था वो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को लेके कहा था, या फिर उनके पूरे विजन को लेके कहा था कि जो आगे के 2-3 मूवीज आने वाले हैं, जो जस्टिस लीग पार्ट 1, जस्टिस लीग पार्ट 2 जो थे, उसको उन्होंने लेके। एक्चुअली उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट आर्ट डाला था, याद होगा कि डार्क साइड का वो एक म्यूरल बना हुआ था दीवार के ऊपर, एक एंशियंट पेंटिंग ओमेगा। जैसा। हाँ याद होगा। तो उस पे एक बंदे ने लिखा कि सर आप इतना कुछ अभी बता दे रहे हो, जब वो अनाउंस हो गया था कि हाँ जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जैसा कुछ आएगा, आएगा। तो एक बंदे ने कहा था कि सर आप तो इतनी सारी डिटेलिंग्स दे रहे हो कि डायना एक एंशियंट गुफे में जाती है जहाँ पे उसको दिखता कि हाँ भाई वो इन्वेजन कैसा था, तो आप इतना कुछ बता दे रहे हो, तो आप मूवी में फिर क्या दिखाओगे? नया क्या दिखाओगे फिर? तो जैक स्नाइडर ये कहा था कि ऐसा नहीं है, आप लोग अभी तक बहुत कम देखे हैं, जितना मैं अभी तक बता चुका हूँ ना, आप बहुत कम देखे हैं, बहुत कुछ उसमें रहेगा। मे बी वो जैसे हम आपको ये किया ना, बोले ना कि हो सकता है कि वो आने वाले ये को लेके बोल नहीं रहा, भाई, क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर फिर, अच्छा ठीक, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए आप। अरे ले, अबे, मेरा वही कहना तो- सिर्फ एक इतना सेकंड, ही है। तुम भी चुप रहेगा, ठीक है, वो बिट्टू भाई को बोलने दो। अरे ले, मैं बस यही कह रहा था कि हो सकता है कि वो अपने पूरे विजन को लेके, कि जैसे उसका अगर हम लोग इस एंगल से देखें कि वो पूछता है कि अगर आप यहीं पे समय से बताते जाओगे तो मूवी में या फिर इसमें देखने के लायक क्या रहे, तो वो जो बोला वो अपने विजन को माइंड में रख के वहां पे वो अपना वो बोला होगा। मे बी हम बस उस ये देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज का सारा क्या बोलते हैं एंगल और प्रारूप देखना पड़ता है ना, उस अच्छा, बेसिस पे। जी जी। तो उस हिसाब से हम कहेंगे भाई, एटलीस्ट हम इतना तो मानते हैं कि जैक स्नाइडर जो है, एटलीस्ट ही इज इंटेलिजेंट एनफ, जो वो ये इतना तो उन्हें आभास होगा कि जितना भसड़ उनका वार्नर ब्रोस के साथ हो रखा है, तो वो क्या इतने ऑप्टिमिस्ट होंगे कि मुझे लाने भी मिल जाएगा भाई? जबकि पता आपको उन्होंने खुद बोला अपना था आखिरी कुछ एक मूवी लाने में आपको घिसना पड़ गया। आपने सोशल मीडिया पे इतनी भसड़ मचाई रखी, वो बंदा बात भी करने जाएगा अपने बचे हुए विजन का? इतना तो मैं उन्हें एटलीस्ट समझदार मानता हूँ भाई। तो ये ऑब्वियस सा एक डिडक्शन है कि वो बस अपने इसी मूवी को लेके कह रहे थे, अच्छा भाई, ठीक वो है। और फ्यूचर दूसरा चीज, वो फ्यूचर अभी ये सब छोड़ो भाई, मुझे एक बात बताओ, ये अशरफ ने तो खैर चला ही दिया, आप लोग को हो सकता है कम दिखे, लेकिन आप लोग खुद सर्च मार लीजिएगा, डायना का खुद का ये कहना है कि उसको एंटी लाइफ इक्वेशन मिल चुका था। रहा बात, अगर आप उस सीन को दोबारा से देखोगे भी, मदर बॉक्सेस बकायदा एंटी लाइफ इक्वेशन धरती की जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जिसे लाल कलर के सीजीआई से दिखाया गया है मूवी में। आप इतना डिटेलिंग और इस पे इतना बखान करने के बाद आप खुद इतना छोटा सा सिली मिस्टेक करते हैं। वो तो मूवी टेराफॉर्मिंग प्रोडक्शन, का था ना। टेराफॉर्मिंग होता है बदलना, ठीक है। हाँ तो मैंने अर्थ को एपोकलिप्स टेराफॉर्म, अपना, जैसे सबको साइड मैंने ये करते हाँ जाता है ना, हाँ, उस तरह तो का मैं शायद। अर्थ को टेराफॉर्म करने के बाद वो एंटी लाइफ इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर भी रहा था। अब इसका जो है, आप ये आर्टिकल भी निकाल लीजिएगा, इसमें जरा हम नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो खैर हमने स्नाइडर जी का निकाला था एक और बसड़, आपको यहाँ पे देखिएगा, आप डार्क साइड का डीसी एनसाइक्लोपीडिया पे निकाल लीजिएगा, जस्टिस लीग, फैंडम वाले थे। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि he became obsessed with the unholy anti-life equation. After locating the equation on the planet Earth, he traveled there with an enormous army, planning to take the power of the equation.
उसके बाद अपॉन अराइवल ही गेन्ड एक्सेस टू द इक्वेशन and prepared to put it into use. But unfortunately for him, the native beings of that world, 4 powerful races, और जो वो चलता गया 4 रेसेस थे वो सब आए। एंटी लाइफ इक्वेशन का एक्सेस ऑलमोस्ट डार्क साइड को मिल भी चुका था, टेराफॉर्मिंग भी वो कर रहा था नो डाउट, बट वो मदर बॉक्सेस एंटी लाइफ इक्वेशन भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। आपको वो सीन में दिख भी जाएगा बिट्टू भाई, वो सीन यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। मैं ऑडियंस से भी कह रहा हूँ आप लोग भी चला के देख लीजिएगा, हम यहाँ नहीं चला सकते क्योंकि भाई वो कॉपीराइट का इशू हो जाएगा फिर, ठीक है, आप लोग खुद जाके देखिए। तो मैं ये मानता हूँ भाई बस इसलिए कि जितना आपने ये लफड़ा और ये इतना घुमाया इतने सालों तक, वो वर्थ इट तो बिल्कुल नहीं था, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। मैं अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑब्जेक्टिव बना के किसी पे नहीं थोप रहा, ये प्योर एंड पर्सनल मेरा ओपिनियन है, ठीक है। एंड यस, आज कल आज से 10 साल बाद भी या एक आदमी के सामने बोलना रहे या 1 लाख आदमी के सामने बोलना रहे, मैं अपने ओपिनियन से नहीं हटने वाला, चाहे दूसरा क्रिएटर या कोई भी या कितने भी लोग बैठ के कुछ भी बोले हों, मैं इससे नहीं हटने वाला। ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है सबसे बिल्कुल, और एटलीस्ट मैंने उतना रखा है कि मैं इस पे अड़ा रहा जरूरी नहीं कि प्रशांत उस पे एग्री करेगा, है कि नहीं? तो बिट्टू भाई दिवाली पे एग्री करोगे इस पे? सबका अपना अपना ये रहता है। बिल्कुल। अरे ऐसे उसी भी दिन की कैप्टन बात ने है कहा हम था लोग, ना। अरे उसी दिन की बात है ना, हम लोग बात कर रहे थे बिट्टू भाई को नहीं काटेगा। अरे यार बिट्टू भाई यार क्या अरे बात भाई कर रहे हो? लाइक हम बस वही बोल रहे थे कि अरे हाँ बोलो 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 भाई बोलो। अरे रे कैप्टन का डायलॉग नहीं रहता है कि तुमको एकदम पेड़ के जैसे वहीं पे डटे रहना है, चाहे पूरा दुनिया बोले कि तुमको हटना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम बोलो कि आई विल स्टे देयर, यू मूव। मैंने कॉमिक्स में कैप्टन बोला था, सिविल वॉर में शरण बोली तो वही बस वही। लेकिन कैप्टन से याद आया, हाँ। दिव्यांशु सीक्रेट इन्वेजन। हाँ भाई क्या हुआ, देखे कि नहीं देखे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। गद्दारी करवे। नहीं वैसे बता दूं, दिव्यांशु ने बोला था लास्ट टाइम कि भाई वो जो है हम लोग के बोलने के बाद देखेगा। मैं अभी अगर रहता जहाँ पे दिव्यांशु रहते, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि दिव्यांशु तो खैर हमारा नंबर बांटने पे आ गए थे, पर हम एड्रेस नहीं बांटते हैं। ठीक है, लेकिन एक वैसे चीज है, हाँ। गद्दारी करवे। अरे छोड़ो, ऑडियंस कमेंट में नंबर मांग रहा है प्रशांत का, भाई क्या चिल है भाई। लेकिन बात वो ये, क्यों नहीं देख रहे हो भाई सीक्रेट इन्वेजन? क्या ऐसी दुश्मनी है आपकी एमसीयू से? नहीं ऐसा नहीं है, एक तो मेरे को थोड़ा मतलब उसको पूरा बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है मेरे को सीक्रेट इन्वेजन को लेके, और बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा नहीं उस पर, नंबर 1। नंबर 2 मेरा प्लान है कि एक बार मतलब सारा एपिसोड्स आ जाएगा तो बिंज वॉच करेंगे तो मे भी ज़्यादा बेटर फील हो मेरे को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आता है तो ऑब्वियसली बीच में भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा आया नहीं है। अगर इस पॉडकास्ट में निकल जाता है वैसा तो ठीक है, उसके बाद बैठेंगे देखने। करेंगे बात, हाँ बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूंगा उनका ओपिनियन सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर, जिसके बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो बिट्टू भाई अपना ओपिनियन दीजिए, अपने जबान पे ताला लगा और फेंक दे ऐसे कहीं पे। मैं मतलब है, ठीक है बिट्टू भाई, द फ्लोर इज योर्स। मैं नेजुको बन जा रहा हूँ मेल वर्जन का। भाई खराब लग रहा है, छोड़ दे। नहीं अभी तक डिसेंट गया है, ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब गया, क्योंकि हम खराब देख के आ रहे हैं ना, तो हमको पता है कि मार्वल का खराब कितना खराब हो सकता है। तो बेसिकली अभी तक वो डिसेंट रहा है। वैसे देखो। खराब का रेफरेंस क्या था भाई देवे भाई? शी हल्क, आदि मिस पुरुष। मार्वल। नहीं हम मार्वल से ही बात कर रहे हैं, हर बात पे आदि पुरुष को खाए उठा के। भाई देखिए उसको benchmark भूल है। जाओ तो बेटर है, उसको भूल जाओ तो बेटर है, उसको समझ लो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा मान के चलो मत। आदि पुरुष एक पैरामीटर है, ठीक है? अरे नहीं भाई, मार्वल में सीएल पैरामीटर है, भाई, ठीक है? ये हमको राज भेजा था एक फोटो, ठीक है? राज कौन? राज मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई जैसा है, ठीक है? मुझे लगा राजन वो डीके। अरे नहीं सुनो तो, वो ना मेरे को फोटो भेजा कि वो लेजेंड्स ऑफ हनुमान में ना रावण का ये दिख रहा था फोटो, कि रावण उसमें कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है? हम देख के बोले ना बेटर देन आदि पुरुष, तो बोलता ना एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इज बेटर देन आदि पुरुष। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये भाई तो शी हल्क भी, इस पे मैं भी मानूंगा कि हाँ। अगर मुझे चॉइस दिया जाए गाइस, ठीक है, शी हल्क या आदि अरे। पुरुष, मैं शी हल्क बिंज वॉच कर लूंगा जिंदगी भर, ठीक है? आ- लेकिन आदि बिट्टू पुरुष भाई सीक्रेट इन्वेजन पे आप आइए। अच्छा हाँ
हाँ, सीक्रेट इन्वेजन पे बात करें तो बेसिकली अभी तक वो क्या बोलते हैं, डिसेंट ही गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत निक फ्यूरी का क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया गया है कि मतलब जैसे उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया कि ही इज द ये स्पाई, तो अब बात इस चीज पे आई है कि वो उतना ग्रेट है, उसके पीछे इन लोग का सपोर्ट का हाथ है, ठीक है, वैसा चीज को लेके। एंड अभी तक उतना भी हम नहीं बोल सकते, जिस तरह ये लोग प्रमोट किया था ना, हम बोल सकते हैं उसका ना ये लोग अभी जाके 3 एपिसोड के बाद से ना वो इनिशिएशन लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा स्टार्ट किया उस चीज को लेके, ठीक है। और इसमें होता है ना कि कभी कभी ये थोड़ा स्पॉइलर टाइप का हो जाएगा कि डेथ सीन फील होता है कि हाँ भाई डेथ हुआ किसी चीज का, वो चीज अभी तक स्ट्राइक नहीं किया है। हो सकता है कई लोग बोले कि भाई पहला ही एपिसोड में मारिया हिल का जो ये था वो एक बहुत बड़ा ये था, लेकिन मेरे को ना उतना ज्यादा भी इम्पैक्टफुल नहीं लगा खुद के ऊपर। जैसे सही बोले तो हमको एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो पहला डेथ लगा था वो योंडू का था, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखे थे, वो मेरे को सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा था। बाद में लव यू 3000 हो गया, बट पहले वही था, ठीक है। क्या क्या मतलब भाई, हार्वर्ड स्टार्क सस्ते में मर गया। हॉटस्टार को भाई मिशन इम्पॉसिबल, सॉरी मिशन मिशन इम्पॉसिबल। बोल रहा, सॉरी मिशन रिपोर्ट मिशन 16 मिशन रिपोर्ट ना ये भाई बिट्टू भाई के बीच में बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है। ठीक है, लेकिन वही बिट्टू भाई, हाँ उस बंदे का मौत पूरा सिविल वॉर के प्लॉट को ऐसे पलट दिया था। हाँ, ये हम अग्री करेंगे। तब नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे होता है ना कि किसी डेथ सीन को देख के मतलब जो आपको भी लगे कि आप भी उसमें रिमोर्स कर रहे हो उस सेंस में, ठीक है। लेकिन सिविल वॉर में ना वो एक ट्विस्ट का जैसा ऐसे रिवील हुआ था ना, जो शॉक फैक्टर जैसा काम किया था, वहां पे हमको बुरा लगा था, लेकिन वो रिमोर्स वाली फीलिंग नहीं आई थी। जबकि उधर वाले में ना दोनों ही केस में, आयरन मैन का, योंडू का डेथ, दोनों का डेथ हमको ऐसा लगता है ना उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। योंडू का तो सही भी था भाई। हाँ, बहुत बहुत ये दिखाया था उसमें भी, मतलब आधा मूवी तक आपके अंदर ना योंडू को लेकर उतना वैसा फीलिंग नहीं आएगा कि ये वैसा है। एंड में कैसे जो वो बॉन्डिंग डेवलप और ये दिखा दिया ना, इसीलिए क्या बोलते हैं जेम्स गन पे तरह विश्वास है कि भाई वो सुपरमैन को अच्छे से पुल ऑफ कर देगा। अच्छा, खास करके भाई रॉकेट और योंडू का कन्वर्सेशन याद होगा तो, अरे वो मूवी तगड़ा था। लेकिन बिट्टू भाई को काटने से अच्छा है बारी चाहिए तो बोल दे ब्रो। नहीं मैं बोल रहा हूँ ले अब आप लोग बात खत्म बताइए। होने के बाद बोल रहा हूँ। लेकिन अब नहीं, जैसे हम समझ गए भाई, हाँ, अशरफ हाँ, तुम बोलने नहीं देगा, तुम ही बोल दो अब सीक्रेट इन्वेजन का। ये क्या बात है, इल्जाम लगा रहे हो यार। अरे एक चीज है, जैसे कि दिव्यांशु ने कहा कि मुझे हाइप नहीं मिल रही, या फिर अगर कहीं से मिल जाए तो मैं शायद से देखना स्टार्ट कर दूं। इस पे मैं कहूंगा भाई मैं हूं ना, भाई अभी जिंदा है, हाइप हम बनाते हैं भाई। ठीक है, तो मेरी बारी आने दो, मैं लिटरली हाइप बना दूंगा यहाँ उस शो को देखने भाई का। मैं अपना पॉइंट पहले ठीक है, लेकिन पहले तुम बता दो सीक्रेट भाई, तुम इन्वेजन बोल पहला दो एपिसोड पहले। जो था वो थोड़ा सा मुझे स्लो पुश लगा था, लेकिन अच्छा था। ठीक है, जिस हिसाब से इन लोगों ने दिखाया कि पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है, ड्रामा तो नहीं बोल सकते, तो सीरियस पॉलिटिकल ड्रामा बोल सकते हैं। और वो चीज इसमें उन्होंने पुशअप करा जो भी होता है इंग्लिश। मारिया हिल का डेथ अनएक्सपेक्टेड था भाई आखिरी में। एपिसोड वाह, 2 वो बंदा देखा नहीं है अभी। मेरे को स्पॉइलर नहीं होता है, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब नहीं देख रहे भाई, तुम्हारा लॉस है दिव्यांशु, मेरा लॉस नहीं। कह रहा बताते हैं अभी जुत्सु काइसन का बात आने दो, पूरा बताते हैं। अरे सीजन भाई टू यार, आने दो भाई अभी देखो बात। सॉरी, नहीं अच्छा सॉरी पाजी, भैया मेरे मुंह से निकल गई। मेरे इलाके में इंटरेस्ट मत दिखाना वरना ऐसा मजा चखाऊंगा। मुझे पता है भाई। देखो जब मैंने डिमन स्लेयर खत्म किया था ना, तो मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा हल्का सा एक वीडियो एनीमे था। भी छोड़, पहले सीक्रेट इन्वेजन। चलो वो एनीमे पे वाले बात करेंगे। हाँ, तो सेकंड इन्वेजन भाई, सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड दोनों मैं आज देखा हूँ भाई। लिटरली हमको फील नहीं हुआ कि मैं 2 एपिसोड खत्म कर लिया हूँ। इतना मतलब स्टोरी की ग्रिप बना के रखी मुझे, और मजा आ गया भाई। जो पॉलिटिक्स साइड दिखा गया, जो मतलब थोड़ा सा डेप्थनेस था स्टोरी में वो दिखाया। दूसरी बात की फ्यूरी, जो निक फ्यूरी होता ना भाई, क्यों निक फ्यूरी है, उसके पीछे का रीजन दिखा गया भाई कि हाँ भाई निक फ्यूरी अपने दम पे इतना आगे नहीं बढ़ा, मतलब देयर वाज समथिंग बिहाइंड इट। और उसकी बेबी का सीन थोड़ा सा मुझे अभी इस पे क्वेश्चन भी करना था कि क्या लगता है, जो आप दोनों देखे वो बताना भाई, कि क्या जो निक फ्यूरी की वाइफ जो है वो क्या कहते हैं, टैलोस लोग के सपोर्ट में है या ग्राविक के सपोर्ट में है। भाई पहले आप ही बोलिए। चलो ठीक है।
पहले क्वेश्चन का आंसर दे ले या हम सीक्रेट नहीं नहीं, थोड़ा आंसर दे दो क्योंकि मेरा एक हल्का सा Answer दे पॉइंट और दीजिए। है, मेरा एक पॉइंट और मुझे है। मुझे लगता है कि अगर वो दिखाते हैं कि फ्यूरी की वाइफ भी ग्रेविक के आइडियोलॉजी में चल गई है, तो हम बोलेंगे कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्चुअलिटी एक बताता हूँ। पता है भाई, आइडेंटिटी का लड़ाई ऐसा चीज होता है ना, जहाँ पे इंसान जो है वो सही गलत जिंदगी मौत सब का कीमत को खत्म कर देता है। Point है। ठीक है, ये इंसानी इतिहास ने बहुत बार देखा है। पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का जो प्रीटेक्स्ट था वो इसी पे बेस्ड था, अगर जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर को बहुत ज्यादा मेंशन किया जा रहा है सीक्रेट इन्वेजन बिल्कुल। में। तो आपको मैं थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट बता देता हूँ कि क्यों ग्रेविक इतना बार मेंशन कर रहा है कि ये लोगों की फितरत ही यही है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का जो सिनेरियो था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था स्लैविक पीपल का। स्लैव्स, अगर जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, स्लैव्स एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, जो कि लैंग्वेज पे ज्यादा बेस्ड है, ठीक है, और लैंग्वेज की आइडेंटिटी बहुत तगड़ी होती है। अगर कहा भी जाता है कि एक स्टेट को अगर आपको बांधे रखना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो कॉमन आइडेंटिटी के लोग हैं जितने अगर एक जगह पे हैं, उनको मिला के आप एक स्टेट बना दो। इस बेसिस पे इंडिया में भी हुआ था, तमिल्स के ऊपर तमिलनाडु बना, उस पर काफी कमीशंस भी बने थे कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स होने चाहिए या नहीं। तमिलनाडु बना, केरला बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। तो स्लैविक पीपल का अपना कंट्री कौन सा होना चाहिए, इस चीज को लेके बहुत भसड़ मचा था, जिसको सॉल्व करके बीच में एक यूगोस्लाविया नाम का भी कंट्री एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। यूगोस्लाविया का मतलब ही होता है समप, यूगो और सलाविया, ठीक है। लेकिन वो वापस से फिर टूटा था, उसके बीच में टसल मचा, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी वहां पे कूदे, और एक ड्यूक थे, उनका फिर मर्डर कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, और वो ब्रेकिंग पॉइंट था आपका वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी पे लड़ते लड़ते, और वर्ल्ड वॉर 1 कैसे स्टार्ट हुआ ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वो सारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मन मदरलैंड, कि सारे जर्मन्स को एक जगह होना चाहिए, अपने बिस्मार्क थे, उन्होंने ये पूरा स्टार्ट किया था। ये चीज ग्रेविक का भी ओपिनियन है कि अगर हम यहाँ पे ये जितने भी हैं स्क्रल्स, उसका भी एक जगह क्यों ना हो, जबकि ये वही लोग हैं कि इन सालों को अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी ये कुछ वक्त बाद एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे। मर जाएंगे। आज भी वो चीज हो ही रहा है। थोड़ा सा ये सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, बट ये आज भी एग्जिस्टेंट है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्यों ये चला था भी कुछ वक्त पहले। अगर आप लोग वो आर्टिकल सर्च मारो तो आपको मिल जाएंगे कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे नेटिव रशियन लोग रहते हैं। तो वो एरिया, आइडेंटिटी एंड फीलिंग ऑफ मदरलैंड की मुझे अपने लोगों के साथ मिल के रहना है, मैं एलियनेटेड लोगों के साथ क्यों रहूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। एंड यही रीजन है, पता है दिव्यांशु भाई, जो भी मैं कह रहा था कि मैं डेवलप कर दूंगा हाइप, क्योंकि ये शो जितना दिख रहा है भाई उससे ज्यादा बहुत डीप है। depth है इसमें। और एटलीस्ट मैं अपने आप को उतना ये मानता हूँ भाई कि मैं उन शोज में वो देख लेता हूँ ना जो नॉर्मल ऑडियंस या नॉर्मल क्रिएटर्स भी नहीं देख पाते, ठीक है। और यही रीजन है कि अगर उस एसेंस के साथ, अब देखिए ये इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है पर्सनल आइडेंटिटी का कि इतिहास में कितने बड़े बड़े इवेंट हो रखे हैं और लोग पोलराइज होते ही होते हैं। तो अगर फ्यूरी की वाइफ भी पोलराइज हो गई है ग्रेविक की आइडियोलॉजी पे, तो वो कोई बड़ा चीज नहीं होगा, उल्टा मैं मानूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। क्योंकि हाँ। फ्यूरी का मुझे सबसे तगड़ा सीन ये लगा कि वो खड़े होके अपनी वाइफ को ही बोलता है कि चलो इस पे बात करते हैं। उसकी वाइफ पूछती है किस पे, बोलती है कि इस पे, कि तुम कौन हो, तुम वो हो जिसे मैं जानता था, या तुम अब वो हो। देखियो भाई वो बोलता भी है तभी कि तो मेरा क्वेश्चन मुझे- आया ना भाई, मुझे तभी ये मेरा question जानना आया। है that क्योंकि what फ्यूरी you को are। डाउट है, याद होगा बिल्कुल। जब इसको वाइफ को जो कॉल आता है भाई, वाइफ कॉल करके उठा के बात करके वापस रखती है, फोन निकल जाती है किचन से, तो फ्यूरी ऐसे ताकड़ाता फोन को देखता रहता है ऐसे करके बिल्कुल कि ये फोन था किसका, काइंड ऑफ। तो फ्यूरी को शक तो है, और आखिर एपिसोड के आखिर में दिखाया भी गया कि भाई इसके फ्यूरी की जो वाइफ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो है वहां से जो कॉल आता है वहां से निकलती है, से लॉकर में जाती है, वहां से गन निकालती है। तो ये सब सीन दिखा रहा है भाई कि एक ऐसा काम कुछ। करो, हम्म। पूरा एपिसोड ही पूरा- बता दो दिव्यांशु भाई को, ठीक है? अरे नहीं, कोई नहीं। दिव्यांशु मेरा मेरा नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, मैं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। जैसे कल मेरे को फ्लाइट में बहुत टाइम लगेगा, तो आराम से डाउनलोड करके 3 बिट्टू एपिसोड भाई देख से मैं लेंगे। जानना देखना चाहूंगा भाई, देखना भाई, इस- बोल रहा नहीं, हूँ ना। आपका जो इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, मेरा ग्राविक को लेकर ना उस तरह का
नहीं था, ठीक है। मेरा ग्रावी हाँ, को लेके तुम्हारा यही बताओ था भाई। कि वो मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह से कब्जा करने टाइप वाला जो नेचर होता है ना, ये इन्वेड क्या, करने का। हाँ इन्वेड वाला ज्यादा सही रहेगा, वो नेचर ये था। ऑब्वियसली यहाँ एक क्या बोलते हैं, ये दिखाना कि हम ये अपने लोग के लिए कर रहे हैं, तो जब तक एक तुम अच्छा कॉज नहीं दोगे तो लोग तुमसे जुड़ेंगे क्यों और तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। और एक ऐसा नेता जो अपने आदमियों अगर अपने बातों से आदमियों को अपनी ओर ना कर पाए, मतलब वो उस लेवल का भी है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूरी की वाइफ का इसके तरफ जाना सिर्फ इसलिए नहीं ये मैटर करता है कि क्या बोलते हैं वो स्क्रल है, ठीक है। वो इसलिए मैटर करता है ना कि उस ग्रेवी के पास उतना स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक बिल्कुल है। कि अगर स्ट्रांग पॉइंट नहीं होता तो कन्विंस कैसे करता, ठीक है। बिल्कुल लेकिन आप जिस नजरिए से पॉइंट आउट किए ना कि वही क्या बोलते हैं वो जो कर रहा है, हिस्टोरिकल पॉइंट। हाँ, हम उस एंगल से नहीं सोचे थे, हम ये इस एंगल से सोचे थे कि ये इस तरीके से अपना छाप छोड़ रहा है, जो कि अभी तक मतलब क्या बोलेंगे उतना कन्विंसिंग ये में नहीं ये कर पाता है, क्योंकि लेकिन दोनों का आइडियोलॉजी, ठीक है। अभी तक देखो फ्यूरी और ये लोग दोनों आमने सामने आ चुका है, ठीक है। ना कुछ ये हुआ है ना कुछ ये अभी तक इसका कहना ये है, ठीक है, बेसिकली कि तुम लोग हमको जो वादा किया वो तुम पूरा नहीं किया, पूरा नहीं ठीक है। किया। इसका कहना यही है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग एटलीस्ट इन लोग को रहने के लिए जगह दिया है, ठीक है। नहीं तो इन लोग को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जहां भी जा रहा था मैसेकर उन मार लोग का पड़ रहा था। वजूद मिट रहा था, ठीक है। हम्म। अब जो तुमको रहने के लिए जगह दिया तुम उसी का घर हथिया लोगे, ये कोई सेंस नहीं बनता। मान लेते हैं, चलिए आपका बात हम मान लेते हैं नहीं, कि- रियलिटी में तो लेकिन ऐसा होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा भाई, ए लेकिन भाई, ए बिट्टू को कैसे टोके? सॉरी को टोकना नहीं है यार, क्या बात माय है। बैड, माय बैड। अरे भाई गजब है मेरे पास यार। वही पॉइंट है बिट्टू को निगलेक्ट करने का, लेकिन पहले बिट्टू बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। बिट्टू बोलो पहले। हाँ नहीं, डेफिनेटली मतलब मेरा ये अगर लीगल तरीका से शायद 10 साल है ना, 10 साल तक तुम रह लिए अगर तो तुम्हारा हो गया वैसा टाइप कुछ। मेरा कहने का पॉइंट यहाँ पर सिर्फ यही है ना कि आपका जो यहाँ पे वे ऑफ अप्रोच है ना, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तुम्हारे पास वो इंसान से कांटेक्ट है जो तुमको रिकॉग्निशन दिला के अच्छे अच्छे पॉइंट में ये किया हुआ है, लेकिन तुम अब चाह रहे वो चीज फोर्सफुली करना, ठीक है। जब सब सफर किया तब तुम भी सफर किए, है ना। ऐसा तो नहीं था ना ब्लिप या ये के टाइम पे। और रहा बात इन लोग का जो रेस रहा है, जैसे कि जो वो कम्युनिटी था उसमें एक जन बोलती भी है कि तुम लोग इतिहास से सीखते नहीं हो, तुम लोग वार क्रेव कर रहे हो। जो इतिहास से सीखा नहीं वो बाद में इतिहास बनता ही है ना। तो बेसिकली वही मिस्टेक दोबारा करना शोज कि व्हाई ग्रेविक इज रॉन्ग, एंड उसका जो थिंकिंग है ना वो थोड़ा अलग ये पे आता है, मतलब इस पे रॉन्ग। मेरा एक क्वेश्चन था बिट्टू इस पे कि अगर ग्राविक अपने लोगों के लिए लड़ रहा होता तो फिर वो अपने ही लोगों को मारता क्यों? ये भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल। भाई, कि अपने ही लोगों को मार रहा है, मतलब कि वो अपने लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है भाई, उसका अपना एक खुद का एक एजेंडा है। बिल्कुल। और समझे? वही वही ना देखो वही बोल रहे हैं कि ग्राविक इतना स्ट्रांग लीडर है कि वो अपने ही लोगों को यूज कर रहा है, यूज कर रहा है और फिर अपने ही लोगों से अपने ही लोगों को मरवा रहा है, मरवा रहा है। ठीक है। ये नाम पे कि ये लोग जो तुम लोग कर रहा है ये हम लोग क्या बोलते हैं अपनों के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पे रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कोई भी करने से पहले एक बार बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्यों, एक बंदा रहता है ना, हम लोग तो फिर से जंग की ओर क्यों जा रहे हैं। शांति से लोग घुल मिल के रह सकते हैं यहाँ पे, किसी को स्क्रल्स के बारे में कोई भनक तक नहीं है, बट ये लोग को नहीं चुल भाई मचा है। ये भनक वाली बात बोल लेना, मुझे इस पे याद आया। मैं इस पे टाइलोस जब बताता है भाई, जब निक फ्यूरी नहीं पूछता टेल मी समथिंग आई डोंट नो, हाँ। उसे बताता है भाई कि मतलब बाकी लोग जो थे हमारे जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई, अलग अलग क्रू जो थे भाई, अलग अलग में उसको बोलते हैं रेफ्यूजी। ग्रुप रेफ्यूज, अलग अलग जो रेफ्यूजीज थे, हमने सबको बुला लिया। इस पे मतलब डिक फ्यूरी बोलता भी है कि तुम बोल रहे हो कि अर्थ पे अभी मिलियंस ऑफ स्क्रल रह रहे हैं, लाख। और वो मिलियंस में था भाई इंग्लिश में, ठीक है। भाई अच्छा, वो मैं उतने साल पहले था, हाँ अभी उस कितना हो समय गया। नहीं मैं इंग्लिश में देखा, इंग्लिश में मिलियन भाई था, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्क्रल रह रहे हैं, और वो मुझे पता तक नहीं है, मतलब तुमने मुझे बताया तक नहीं, मतलब तुमने मेरे साथ चीट किया है ना। तो सोचो कि निक फ्यूरी जो सब कुछ जानता है स्क्रल के बारे में,
उनको भी ये पता नहीं है भाई कि उसका दोस्त खुद थैलोस उसको धोखा दिया है भाई। इसको तो पता था कि भाई सिर्फ एक टुकड़ा है स्क्रल का, बहुत हुआ 100-200 लोग होगा, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मिलियंस लोग रह रहे हैं। अब स्क्रल वन पता पे है भाई, सॉरी हम रीजन ह्यूमंस के देना बीच में। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने वाले पॉइंट पे आते हैं कि मेरा सीक्रेट इन्वेजन को लेके क्या सोचना है। मैं कहूंगा भाई, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद कोई दूसरा मुझे सबसे सेंसिबल शो अगर लग रहा है ये है पूरे एमसीयू के वेब सीरीज में, वो यही है। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे में ऑडियंस को कहना चाहूंगा जिन्हें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर बहुत ही मिड, एकदम मीडियोकर शो लगा था। थिएटर तक को ठीक लगी है। थी वही। बिल्कुल, काफी क्रिएटर्स ने ये कह दिया था, काफी लोग मुझे गरिया दिए जब मैं तारीफ किया था भाई। लेकिन उसमें सिर्फ सैम विल्सन का जो आइडियोलॉजी था उसको साइड कर दें, कि एंडिंग जिसमें वाला सब जो कोई कहे एंडिंग में एंडिंग आके वाला, जो- यस यस। हाँ, हाँ कि उसको साइड कर दिया मिडिल गया। ईस्ट का भी साइड लेने लग गया। हाँ, हाँ, तो उसको अगर साइड कर देना, कोई मुझे ये बता दे कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ज्यादा प्लॉट डेप्थ कोई सीरीज रखता हो, मैं नहीं मानता भाई। पॉइंट है। इस पे मैंने बकायदा 14-15 मिनट का मैंने 18 वीडियो मिनट। बनाया है, 18 मिनट का। एंड मैं ये मानता हूँ भाई, उस वीडियो का काउंटर देने लायक कोई इतना कैपेसिटी नहीं रख रहा है अभी, एटलीस्ट इस कम्युनिटी में, कि वो क्यों सीरीज ऐसा, और जिसका बकायदा मैंने लॉजिकल पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, कि वो कितना ज्यादा आफ्टर माथ को दिखा रहा था ब्लिप के बाद का। लेकिन अभी आता है इस पे, ये शो इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है ना भाई, सीक्रेट इन्वेजन, ये एक्चुअलिटी दिखा रहा है, ये ज्यादा रियलिज्म दिखा रहा है एज कम्पेयर टू जैक स्नाइडर। मैं ये टॉन्ट मारूंगा, ठीक है, इससे आप नहीं रोक सकते मुझे भाई। ये ज्यादा रियलिज्म दिखा रहा है और ज्यादा बेटर वे में रियलिज्म दिखा रहा है भाई, एक सुपर हीरो जॉनर के प्रोजेक्ट में। क्या मतलब एमसीयू का ठीक चार्ट है, है ब्रो? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस शो को प्रमोट किया गया स्पाई थ्रिलर के नाम से, बट इस पे मैं कहूंगा कि आप इसे स्पाई थ्रिलर मत मानिए, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। एग्री। ठीक है, Agree, इससे स्पाई थ्रिलर वाला आपको कोई फील नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। इसलिए ना बोले अभी लग रहा है कि थोड़ा शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी वो थोड़ा स्पाई का ना एंड में अब पॉलिटिकल लगने एंगल लगा ज्यादा है भाई। हाँ। पॉलिटिकल एंगल ज्यादा अब है। मैं रीजन बताता हूँ भाई कि रियलिज्म वाले पॉइंट पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भाई कि वर्ल्ड, जिस तरह इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया जा रहा है वो काफी सही चीज है भाई। सबसे पहला बार एमसीयू ने वर्ल्ड बिल्डिंग पे ध्यान दिया था, और वो था भाई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही, जब ये ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल के बारे में बता रहे थे। ठीक है, और ये भी बता रहे थे कि ब्लिप के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था, ये बकायदा रूडी के डायलॉग्स में भी है। अब वो बात अलग है कि इंडिया के लोग जो है भाई वो हिंदी में सीरीज को देखते हैं और बाद में कहते हैं सीरीज मीडियोकर है। जो वहां पे डायलॉग है पूरा रोडी का कि ब्लिप के बाद का वर्ल्ड सिनेरियो क्या था, सारे गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया था, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बना दिया गया था। बट जब वापस से ब्लिप हुआ और जब सभी लोग दोबारा से आ गए तो सभी गठबंधनें टूटने लग गई, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है। इंटरनेशनल रिलेशन में कहा ही जाता है कि आपको मतलबी बनना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स मिटा दिए गए थे, एक ग्लोबल गवर्नमेंट था, बट अचानक से अगर आपके कंट्री में दोबारा से उतने ही लोग आ जाएंगे तो फिर आप अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहोगे। आप सारे गठबंधन दनादन तोड़ोगे, पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर हिल जाएगा पूरी दुनिया का, लोग बेघर होने शुरू होंगे और वहां पे एजेंडाज डेवलप होंगे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनने शुरू होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा होने लग जाएंगे। जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, हो सकता है उससे 10-12 गुना ज्यादा हो जाएगा। सब अपने अपने हित के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जो सीनेरियो आप लोग देख रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड था, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। और ये दोबारा से वैसा चीज जो है भाई, ये सीक्रेट इन्वेजन में भी दिखा रहे हैं, बट इस बार दूसरे तरीके से। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना भाई, बहुत बारीक चीजों पे चलता है। आपको पता है अभी ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि यूएसए, जो मैं थोड़ा सा करंट अफेयर पे आ रहा हूँ ताकि मैं आपको सीरियसनेस दिखा सकूं, जितना वो सीक्रेट इन्वेजन में दिखा रहे कि एक छोटा सा चूक वर्ल्ड वॉर करवा सकता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, ये कल के ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यूएसए जो है वो नेटो का नाम हम सब ने सुना है, जो कि सीक्रेट इन्वेजन में दिखा भी रहे हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक का अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, बट नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो रशिया को काउंटर कर रहा है। और ना ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि वो और पावरफुल बनता जा रहा है। अब अभी करेंटली उसमें टोटल 31 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, तो पता है जब यूएसएसआर खत्म हुआ और नेटो फिर भी एग्जिस्टेंट था, तो कहीं ना कहीं रशिया इसे एज अ होस्टिलिटी ले लिया कि तुम लोग साले अभी भी मतलब मेरे दुश्मन हो।
तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट रशिया के अगेंस्ट में चला गया कि नेटो अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है जब यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो नेटो जो है भाई वो चेक करता है रशिया के ग्रोथ को, उसके पावर को, उसके असेंडेंसी को। बट अभी कुछ टाइम से ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चाइना का जो गतिविधि है उसको भी अमेरिका रोकना चाहता है। लेकिन नेटो जो है वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में नहीं आ सकता, बिकॉज वेजिंग वॉर, ठीक है, वो भी इतना दूर बहुत कॉस्टली होता है। तो नेटो को अभी कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि साउथ एशिया का कोई कंट्री हो और एटलीस्ट इतना पावरफुल हो जो चाइना को राइवल कर सके। उसे एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है इंडिया। तो नेटो ने ये कहा कि हम अब एक अपना नया ऐसा कुछ सोच रहे जिसे कहा जाएगा नेटो प्लस, और हम इंडिया से ये पूछना चाहते हैं कि आप इसमें शामिल होगे, जिसपे हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कह दिया था कि हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है इंडिया का बस एक हाँ कह देना कि हम नेटो में शामिल होने वाले, एक ही झटके में इंडिया को रशिया और चाइना दोनों का दुश्मन बना देगा। वर्ल्ड वॉर 3 का कहीं ना कहीं इसी है। ठीक है, एक ही झटके में इंडिया का होस्टिलिटी हो जाएगा चाइना और रशिया के साथ, और पूरा जो पावर डायनेमिक है ये फार ईस्ट और साउथ एशिया का, वो तुरंत बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक ही सुपर पावर ब्लॉक है वेस्ट में, वो है यूएसए, और ईस्ट में 3 पोटेंशियल सुपर पावर ब्लॉक्स है, एक रशिया, चाइना और इंडिया। तीनों में से अगर एक जो है वो 2 के अगेंस्ट चला गया, ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकली, रिसोर्स और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डीमेरिट होगा। खास करके इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी खत्म हो जाएगा साउथ एशिया में, और खास करके इंडियन ओशियन रीजन में। तो इतनी बारीक होती है, आपका एक स्टेटमेंट तक जो है वो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और ये सेंसिटिविटी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन में, कि उनका बस एक बॉम्बिंग, और बॉम्बिंग के बाद बस एक बंदा 2 बार बोल दिया आई एम अमेरिकन, बस इट वाज एनफ, ठीक है, टू क्रिएट अ केओस इन द पूरा पावर रिलेशन। ठीक है, और वहां पे भी भाई वो उसे सिस्टमैटिक वे में दिखा रहा है कि पहले नेटो उस चीज में कूदा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जवाबदेही नेटो ही रखता है, क्योंकि रशिया सबसे पहले नेटो से जवाब मांगेगा। दूसरा यूरोपियन यूनियन, क्योंकि रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो यूरोप जब ये देखेगा भाई कि अमेरिका, एक बंदा जो कि खुद को अमेरिकन बताया और वो वहां पे एक्सप्लोजन कर दिया, तो यूरोप यहाँ पे अपना नहीं पिसने देगा भाई कि इस नेटो के चक्कर में हम इसमें घुस गए। पूरा का पूरा रशिया भी यूरोप का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि यूरोप सबसे ज्यादा तेल मंगाता है भाई रशिया से, ये आप लोग सब जानते ही होंगे। तो यूरोप तुरंत देखिए भाई सीरीज में अमेरिका के अगेंस्ट हो गया, उन्होंने पूरा काउंसिल बिठा दिया कि बुलाओ अमेरिका से एक डेलीगेट को, या तो सीधे प्रेसिडेंट को बुलाओ, हमको जवाब दे ही चाहिए कि आपके कंट्री का एक आदमी यहाँ पे आके ये क्या कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे रोडी का जवाब डायनेमिक, और जो रोडी का वहाँ एटीट्यूड था भाई, गजब कि का तुम था। साले शुक्र मानो कि मैं भी यहाँ पे एटलीस्ट आ गया। हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री और सबसे पावरफुल मिलिट्री का कमांडर जो है वो इतना खाली बैठा है कि तुम्हारे इस यहाँ पे बकवास बुलाने में पर आ यहाँ पे जाएगा, आएगा? बिल्कुल भाई सीधा बोलता है कि कंसीडर और एज अ देखिए भाई बोलते हो वो स्लोवाकियन को चुप करवाओ, वरना साला उसका कंट्री पे मैं कारपेट बॉम्बिंग कर दूंगा। ठीक भाई है? मीटिंग में बोल रहा है ये तो बात, सोच रहे हो? ये चीजें इस सीरीज में दिखाना ये ज्यादा रियलिज्म है, बिल्कुल इससे कहते हैं रियलिज्म गाइस, इससे रियलिज्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पॉइंट ये है कि ठीक है, इस चीज और का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, तभी तो बिल्कुल, आदमी समझेगा। क्योंकि भाई और देखो, करने बोले स्लो इसलिए नहीं चली क्योंकि ऑडियंस को नॉलेज बड़ी लेवल पे मूवीज, ये कॉस्मिक लेवल पावरफुल कैरेक्टर कूल लगते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट जो राइटिंग ब्रिलियंस है ना वो इस तरह के ग्राउंडेड स्टोरीज में ज्यादा दिखता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये चीजें दिखाती हैं कि आप अपने यूनिवर्स को कितना जान रहे हो। आप स्पेस को एक्सप्लोर करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वर्ल्ड बिल्डिंग पे भी तो ध्यान दो। तो ये सबसे पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से उस चीज डिटेलिंग में ध्यान देना स्टार्ट किए भाई, फिर उसको थोड़ा सा कवर किए थे वकांडा फॉरएवर में, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, एटलीस्ट उनको थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था, बट वो नहीं किया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे हो। और पता है सबसे बेस्ट बात ये रहेगा कि वो बकायदा उसको इनविटेशन भेजे यूनाइटेड नेशन अपने नेमर को, क्योंकि अब जाके दुनिया को पता चला है कि समंदर के अंदर भी ऐसे कुछ लोग रह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको इनविटेशन देना चाहिए कि तुम आके यहाँ ये क्लियर करो कि तेरा क्या स्टैंड है भाई सरफेस वर्ल्ड के इसमें,
क्योंकि आप देखोगे यही रीजन से बहुत बार जो है वो नॉर्थ कोरिया से बात करने का ट्राई भी किया जाता है कि तू अपना स्टैंड क्लियर कर भाई, कि हम तुझे क्या माने, दोस्त माने, दुश्मन माने, न्यूट्रल माने, क्या माने। भाई वो किंग है, तो बात ये करने दिखाता है भाई कि आप कितने बढ़िया डेवलप कर रहे हो अपने वर्ल्ड को, उस अर्थ को जहां आप रह रहे हो। वहां पे कंट्रीज के बीच में क्या टसल मच रहा है, वकांडा का तालुकान के साथ अभी करंट स्टेटस क्या है, या फिर अमेरिका का वकांडा के साथ करंट स्टेटस क्या है, वकांडा और फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस ही अटैक करवा दिया था वकांडा पे। तो ये पावर डायनेमिज्म, ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये शिफ्टिंग, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है bro। अब आते हैं उस पॉइंट पे बिट्टू भाई के लीडर वाले पे, कि क्या ग्रेविक जो है वो ऐसा लीडर दिख पा रहा है कि वो इस चीज को भी जस्टिफाई कर दे कि मेरे लिए तुम जान दो। ठीक है, तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते भाई, बहुत छोटा सा कहानी। ठीक है, कि जब वादे पूरे नहीं किए जाते तो क्या वो उतना बड़ा इशू बन जाता है कि जिसके अगेंस्ट में जंग छेड़ दी जाए। हम बोलते हैं हाँ सर, बहुत बड़ा इशू बनता है। ठीक है, इंडिया But तो the खैर promise was made to few people, not millions of यही people. भाई, सुनिए तो और देखिए, जैसे याद है फ्यूरी का क्यों दिमाग उड़ गया कि अबे इतने लोग तुम लोग क्यों आए। क्यों आया? ये इंसानी नेचर है भाई, आप अपने से अलग लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहोगे। मैं अभी कोई बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट पे नहीं कहने जा रहा, मैं बस कह रहा हूँ ऑडियंस को भी, आप एक बार जरा सोचिएगा, इंडिया हम लोग सब कोई रह रहे हैं। आप कभी ये देखें कि जो स्टेट जितने भी एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे होम स्टेट वालों को थोड़ा ज्यादा लीवरेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे स्टेट वाले। कभी आप सोचे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम क्या बोले, आइडेंटिटी प्रिजर्व करना ये हमारे जेनेटिक्स में इनग्रेन्ड है। हम कभी नहीं चाहते हैं जो हमसे अलग लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आके सारा चीज कवर करना स्टार्ट करें। जितना भी सिनेरियोज आप देखते तो दूसरे स्टेट्स दिव्यांशु में, भाई सबसे महाराष्ट्र अच्छा में, जानते होंगे। बिल्कुल भाई महाराष्ट्र मैं में या फिर कर्नाटका में और रहता हूँ। कहीं, या आप दिल्ली में ही भाई देख मत लीजिए। करो मेरी भी। ठीक है, ऐसा क्यों? और मेरे को कन्नड़ा आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई को मैं कन्नड़ा 2 साल आता है। रहा, मैं 2 साल रहा हूँ वहाँ पे। आते हैं मेरा अभी एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। पॉइंट पे आते हैं भाई। समझ ठीक से। है, होस्टिलिटी हम्म, टूवर्ड्स पीपल जो आप जैसे नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है भाई। क्यों? जब पूरे दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म का खतरा बढ़ रहा था, आपके सेंट्रल एशिया के अराउंड में या वेस्ट एशिया में, जितने भी रेफ्यूजीज यूरोप में घुस रहे थे, कितने कंट्रीज ने मना कर दिया था। पोलैंड उसमें खुद है भाई, पोलैंड कभी कोई रेफ्यूजी नहीं लिया है। रीजन होस्टिलिटी, क्योंकि भाई हम नहीं जानते ना कि तुम्हारे साथ कैसे लोग आ रहे हैं। टेलोस, मैं तुझे जानता हूं, तेरे साथ आए 19 लोगों को मैं जानता हूं, बट उन लाखों में से मैं नहीं ना जानता हूं कि उसमें कैसे लोग होंगे। और वही ये हुआ भी। होस्टिलिटी बहुत बड़ा चीज होता है भाई, और वो हो रहा है, वो प्रूफ दिख रहा है बिल्कुल। कि मैं नहीं जानता कि कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या कौन से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज वाले तेरे साथ आ जाएंगे। मुझे मेरे कंट्री की इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है ना भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही ग्राउंडेड चीज वो दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जो वो दिखा रहे कि इलॉजिकल लेके और लगा। सर- दूसरा बात प्रॉमिस का, प्रोमिसेस टूटने पे ना भाई आदमी सबसे एक्सट्रीम पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, और इसका जो है हम आप बहुत जगह से आप प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, वो है भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1919 में जर्मनी से ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद जर्मनी का बहुत गंदा बेइज्जती हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज में, क्योंकि जो वॉर रिपरेशन कॉस्ट था, यानी जंग लड़ने से जो नुकसान होता है किसी कंट्री को, वो तक साला जर्मनी से भरवाया गया था। कि देख भाई फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ है तो अब चल तू पैसे दे। मेरे को पता है जर्मनी ये का, पूरा। हाँ जर्मनी का हालत इतना गंदा था भाई कि वहां का इन्फ्लेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट शायद से 23 मिलियन % पे था। % बताया। जो Yeah. होटल्स थे वहां पे 5 बजे अगर आप नाश्ता करने गए तो एक ब्रेड का दाम कुछ था, मान लीजिए 10 रुपया था। ठीक 1 मिनट बाद नया दाम अनाउंस होता, अब उसका दाम जो 1000 है, फिर 1 मिनट बाद नया दाम अनाउंस हो रहा है काउंटर से कि अब उसी एक ब्रेड का दाम 1 लाख है।
इतना गंदा आ गया था। लोग और ब्रेड उस पे खरीदने भी जाते थे बैग भर भर के पैसा। बैग भाग ठीक भाग है, के। उस पे भी ये कहा गया था कि एटलीस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जो है, भाई गोलीबारी होती थी ठीक अगर है, याद होगा तो, अब मतलब उस टाइम जर्मनी पे को उतना कुछ उंगली ज्यादा। नहीं किया जाएगा। हम्म, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा गया था कि खुद फ्रांस भी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के इसको नहीं मान रहा, क्योंकि रूर का आप नाम सुने होंगे। रूर एक रीजन है, ठीक है, जर्मनी में है, और वहां पे कोल फील्ड्स बहुत सारे हैं। जैसे झारखंड को जो झरिया कोल फील्ड है ना बिट्टू भाई, उसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो रूर को कैप्चर करवाया गया था वर्सेलिस के इससे, फ्रांस से, लेकिन वो साले बस वहीं तक नहीं रुके थे। ठीक है, वो रूर के बाद भी जो बाकी इसमें थे उसमें फैलना स्टार्ट किए। जर्मनी का आया भाई, अब तुम लोग खुद नहीं मान रहे अपने प्रोमिसेस को। कहाँ पे एंड हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का उल्लंघन? वर्ल्ड वॉर 2 में, धूप में। जो कि इंसानी इतिहास का आप सबसे कह सकते हैं सबसे डिवास्टेटिंग हम्म, वो एक इवेंट रहा हम्म, है कि नहीं, जहां पे पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। तो ये फैक्ट है भाई, प्रोमिसेस फॉलो ना करना इट इंसाइट वॉर्स। ठीक है, क्योंकि आपके लिए पीस कुछ और है, किसी और के लिए पीस कुछ और है। लेकिन point उसका ये भी है पीस था अपने प्रॉमिस पे। जो स्क्रल्स था उनका आइडिया ऑफ पीस क्या था कि भाई फ्यूरी अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, बस बस हमको एगो ठिकाना दिलवा दे, हम वहां रह जाएंगे, मेरा पीस हमको मिल गया भाई। भाई, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ आप पे ये आ किसी, रहा है हाँ हाँ, कि फ्यूरी ने जो प्रॉमिस किया था वो था एक ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? मतलब एक ग्रुप ऑफ स्क्रल को हाँ, प्रॉमिस किया बस था, तू उसने दो मिलियंस ऑफ स्क्रल को नहीं वो किया था प्रॉमिस उसके भाई। लिए काम करेंगे, लेकिन ग्राविक तो वहां पर भी बोला था ना कि हाँ, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। काम नहीं बिल्कुल। करेंगे। और यहाँ वहां पे ग्राविक ने हाथ नहीं उठाया था। यहाँ पे हुआ क्या भाई, दोनों साइड में हॉस्टिलिटी आ गया। बिल्कुल हाँ, इसका भी तो भरोसा टूट गया फ्यूरी का। बिल्कुल हाँ। अब तो वो भी कहेगा कि साले मैं तुझ पे अब भरोसा कैसे अब करूं। बोलता भी, गुस्सा होता फ्यूरी भाई। बिल्कुल, और ये बोलेगा कि हम तो तुझ पे वैसे भी नहीं कर रहे, तूने प्रॉमिस भी ठीक नहीं है, हम रखा समझ अपना। गए, हम कल डाउनलोड करके देख लेंगे। ठीक है। यार दिव्यांशु भाई, मैं ठीक है। अब मजा आ गया ना, कल फ्लाइट में देखते रहना भाई। और पता है भाई, डिज्नी पे हॉटस्टार पे है ना, डाउनलोड लगा के हाँ, Hotstar एपिसोड पे। बिल्कुल, देखेंगे। और पता है भाई, भाई रिकमेंड करूंगा इंग्लिश में देखना, ठीक है? हाँ, डायलॉग का इंग्लिश में समझोगे। देखना। हम ये हमेशा मेरे को नेटिव बिट्टू, लैंग्वेज में ही देखते हैं। रशियन में होता तो हम रशियन में ही देखते हैं सबटाइटल के साथ। ओहो लेकिन रशियन, हाँ। रशियन। अच्छा रशियन पसंद है, सबको पसंद है यार। ठीक है, दस वेदानिया। मैं देखो, दिव्यांशु। अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट, बेला आई हैव अ चाओ, मैसेज बेला फॉर यू चाओ, बेला। मिस दिव्यांशु भाई को देख लेना, बात करता हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, कि जैसे याद होगा ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स में ना थ्रेट लेवल आप कैसे फील करवाओगे ये थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या है भाई, आपके पास इन्फिनिटी स्टोन जैसा थ्रेट है, आपके पास थैनोस, फिक्शनल डोरमैन, कुछ निकाल दो, हो बड़ी गया बड़ी। तुम्हारा थ्रेड बन गया इन एक तरह से। ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स में ना आपको फील करवाना बहुत मुश्किल होता है भाई, कि तुम्हें फील हो कि यार स्टेक्स आर हाई, बिल्कुल, जो कि ब्लैक विडो बहुत बुरी तरह फेल हुआ था वो फील करवाने में कि स्टेक्स आर हाई। बिल्कुल। पहले एपिसोड में काफी वो कह सकते हैं उतना इम्पैक्ट हिट नहीं किया था, जैसे बिट्टू भाई ने कहा कि एक डेथ सीन दिखा के आप मैटर कितना सीरियस है वो दिखाने का, वो तरीका ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिस हो गया। बट सेकंड और थर्ड एपिसोड को जिस तरह से बिल्ड किया गया थर्ड ना, तो भाई एटलीस्ट मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मैं तो कह सकता हूँ भाई कि एक प्रॉपर थ्रेट यहाँ पे बिल्ड हुआ है। हुआ है, बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली देखोगे तो हाँ, यहाँ पे एटलीस्ट सक्सेस रहा है। अब आगे के 3 एपिसोड देखने कि आप इसको कितना टाइटली कैरी कर जाओगे, हाँ, क्योंकि ये बहुत आपने बिल्डअप बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन आप उसको अगले 3 एपिसोड कैसे कैरी कर जाओगे। और खास करके पता है, ये तो भाई इंटेलेक्चुअल बकवास हो गया, मैं कहूंगा भाई जो ग्रेविक का एक्टर है ना बिट्टू भाई, हाँ, उसका एक्टिंग हमको इम्प्रेस किया है भाई, ये बात हम मानेंगे। नहीं बंदा बवाल है, no doubt। ठीक है, तो फ्यूरी भाई- ये सब, हाँ हाँ, हमें हर मोमेंट एकदम सीरियस है, तो इसे खैर क्वेश्चन पे आता हूँ भाई। तो वो क्वेश्चन है कि मतलब वो स्पॉइलर नहीं है, क्वेश्चन बस इतना ही है कि जब ये फ्यूरी और टेलर जो मिशन कर रहा होता है भाई बचाने का, तो वहां पे डायलॉग है ना कि नोबडी कॉल्स मी निक। थोड़ा सा पीछे आते हैं इस एपिसोड में, जब नहीं निक, ये सवाल मत पूछो भाई, वो अच्छा पॉइंट है वो दिव्यांशु ने, ये सवाल हम जाने ही लेकिन नहीं देंगे। स्पॉइलर नहीं है। नहीं मैं नहीं जाने देगा। अरे भाई वो जो रोडी भी उसको निक कहता है बिट्टू भाई, याद आया? ठीक है, क्वेश्चन ये करूं? ये सवाल ना जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन ऑडियंस भाई, समझ गई। ये- ऑडियंस, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑडियंस तुम बताओ कि क्या ये वाला पॉइंट यहाँ भी लागू होता है क्या? मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, दिव्यांशु ने देखा नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। बस कमेंट करके बताना बाद में पॉडकास्ट में कि भाई हाँ, कि मेरा पॉइंट वैलिड है कि नहीं।